कमल जी वो आपने चेक कर लिया था, वो हो रही है, शेयरिंग हो रही है ना कमल भैया? कमल भैया वो शेयरिंग हो रही है क्या आपकी स्क्रीन ना? आप बताओ शेयरिंग हो रही है? देखो मेरे भैया चेक कर लेना, भैया चेक कर लीजिए प्लीज। जो शेयर हो रही है भैया आगे भी आ गई, आगे भी नजर आ रही है स्क्रीन में आपको? आगे भी आ रही, आ रही है, ठीक है भैया। मैं नजर आ हूं? हाँ इसको भैया वो कर लेना भैया, वो मतलब स्क्रीन बड़ी कर लेना ना वो नीचे से उस पे। हाँ जी भैया, ऐसे करूं? हाँ एकदम ठीक है भैया, एकदम ठीक है भैया, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो भैया बस 1 मिनट ठीक है, तारुफ करा दूंगा, गौर साहब को बोल दूंगा, तो गौर साहब तारुफ करा देंगे आपका, ठीक है जी। तो उसके बाद सेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है भैया। एक बार ये भैया ये स्टॉप शेयरिंग कर दो भैया उसमें। आज कम आ गया। हाँ जी भैया, भैया आप एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दो, विल स्टार्ट द थिंग्स। एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दो भैया। व्हाट्सअप शुरू करिए सर, व्हाट्सअप यस सर, तो स्टार्ट कीजिए। हाँ नितिन जी, सर स्टार्ट करो, सर स्टार्ट करिए। कमल जी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। सर आ रहे हैं सर, कमल जी फोटो दिखाइए अपनी। नमस्कार कमल जी, नमस्कार गौर साहब, कैसे हैं कमल जी? मैं बढ़िया। गौर साहब आप बताएं कैसे हैं? बस बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे टॉपिक के साथ नितिन ने आपको इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नितिन जी ना हमारे ऑलराउंडर हैं, तो ये अपने कार्य में से नए टॉपिक्स निकालते रहते हैं। तो ये मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि सबको लगे कि हम नया नया सामान आया है, इसको कैसे 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 इस्तेमाल करना चाहिए, गुगली कहाँ फेंकनी है। और कमल जी तो एक्सपर्ट ही है कंपनीज में। सर 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 गौर साहब शुरू करें, सर शुरू करें। तो वेलकम फ्रेंड्स to this program, this new series of Knowledge Tree, and we are organizing again all the programs for a week up to 18. So in the first session, we have with us कमल गर्ग, CS हमारे CA कमल गर्ग जी हैं। आप सभी लोग उन्हें जानते हैं कि ऐसा कोई भी अपना पार्टिसिपेंट नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि कमल जी को ना जानता हो या उनकी किताबें ना पढ़ी हो। कंपनीज में उनका एक स्पेशल दखल है और आज वो एक स्पेशल सब्जेक्ट के साथ आए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में अभी तक पोजीशन ये थी कि लोग इंडिपेंडेंट पर्सन ढूंढ लेते थे, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन है, उसे कंपनीज के बारे में नॉलेज है या नहीं है। एमसीए ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम एक नया इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे और जो पढ़ा लिखा होगा उसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे। उसी चीज को लेकर कमल जी हमारे साथ आए हैं। और कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कृपया शुरू करें, प्लीज प्रोसीड विद योर टॉपिक। और साहब बिफोर आप स्टार्ट करें बस एक बात मेरे को बोलनी है, कमल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब जैसे गौर साहब मेरे बड़े हैं और कमल भाई है अपना। तो मैं आपको बताऊं, आपको जब भी मैं जीएमसीएस में जब भी कभी जाता था बच्चों से मिलने, तो मैं उनको 2 चीजें बताता था कि मैंने कहा आपको 2 काम करने हैं अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, एक तो शॉर्टकट नहीं लगाना और यू हैव इन वन सब्जेक्ट। मैंने कहा 2 तरीके हो सकते हैं एक्सेल करने का, या तो जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा बहुत पढ़ के एक्सेल करना, या फिर कोई इतना अच्छा हो जो हर फैसेट में अच्छा हो, जैसे कमल गर्ग जी हैं। मैंने कहा कमल गर्ग बनना मुश्किल है, कोशिश करें पहले एक फैसेट को पकड़ लें, उसके बाद अगर आप में क्वालिटी है कमल गर्ग जैसी जिसमें आप बहुत सारे फैसेट में अच्छा हो सकते हो। जैसे अगर आप कमल के बारे में, कमल से मैंने कभी भी सुनते हुए देखा, मैंने ऑलरेडी मैंने बहुत सेमिनार देखे हैं, व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन पीयर रिव्यू कंपनी लॉ, तब मैंने बड़े बड़े व्यक्ति को, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े व्यक्ति को सर मुंह फेस खोलते हुए देखा है। जैसे हम डायरेक्ट टैक्स में बात करते हैं ना सर, आहूजा साहब बोलते हैं सबका फेस खुला खुला रह जाता है। ऐसे ही जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे या कंपनी लॉ पे मैंने कमल को जब भी बोलते हुए देखा है, तो मैंने बड़े बड़े सीनियर लोगों को मुंह खोलते हुए देखा, यार ये बात तो ऐसा एज इफ पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, ये बात तो सोची कभी नहीं थी। विद दीज वर्ड्स आई वांट कमल टू स्टार्ट द। नहीं, मुझे लगता है इस कमल बात में को मैं एग्री करता हूँ। कम से कम मेरे पास कमल जी की हर किताब मौजूद है आज की तारीख में, इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट का एक मैं बड़ा रेफरेंस बच्चों को करता हूँ कि भाई इसमें जरूर रेफर कर लेना, जो क्लास नहीं समझ में आए यहाँ करना, फिर मेरे पास आना। ठीक है सर, तो बात है कुछ। तो कमल जी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे हैं, प्लीज शुक्रिया शुक्रिया गौर साहब, शुक्रिया गौर साहब। शुरू करें नितिन जी?
जी और सर, जी सब भैया, शुरू जी करें। भैया, जी जी भैया। जी मैं पीपीटी डिस्प्ले करता हूँ आपकी स्क्रीन पर, बट उससे पहले कुछ शब्द कहना चाहूंगा। ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए हमें एग्जाम पास करना है। शायद इंडियन कॉर्पोरेट्स के अंदर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, लेकिन हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जाम पास कर लेते हैं तो बीइंग एन ऑडिटर और अच्छा काम कर पाए। जो मेरी आज की इसमें डिस्कशन होगी, उस डिस्कशन के अंदर हम केवल ये नहीं देखेंगे कि हाउ टू पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जाम, हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर मेरे लिए क्यों जानना जरूरी है, कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आजकल नितिन जी बड़े सारे सेमिनार्स कर रहे हैं एमएलआई के ऊपर, मल्टीलेवल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल के ऊपर, सीबी के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वहां पर भी है। आप ये नहीं कह भैया, सकते कमल भैया, कि एक अगर छोटी मेरे सी पास रिक्वेस्ट है। कमल भैया, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है भैया, वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रही है। एक बार देखेंगे जरा, चेक करेंगे भैया आपके एंड पे। हाँ, अब ठीक है भैया, आगे से फर्क है। जो आवाज आ रही है अभी, अब ठीक है भैया, अब ठीक है, आगे से। अब ये बात साफ है। अब ठीक है भैया, बहुत बहुत अब आगे। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल जानना केवल एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं है। बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जो आज की डिस्कशन होगी उसके अंदर हम ये समझेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, उसका रोल क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को क्यों पता होना चाहिए कि व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपनी पीपीटी दिखाता हूँ आपको। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका रोल कहाँ कहाँ आता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल आता है ऑडिट कमेटी में फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग loans and investment transactions, domestic and international transactions, financial results, mergers and acquisition deals, other roles and responsibilities as specified. अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं तो हमें ऑडिट कमेटी का रोल जानना जरूरी है, खासतौर पर कंपनीज के लिए, जो कि उस कंपनी के लिए मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करना है। मोर देन दैट, ऐसा हो सकता है कि मेरी कंपनी के ऊपर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर कार हो 2016 एप्लीकेबल हो। तो अगर मेरी कंपनी पर कारो 2016 एप्लीकेबल है और उस कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है, तो मुझे बताना होगा कि क्या कंपनी ने सेक्शन 177 और 178 की कंप्लायंस की है। तो सेक्शन 177 और 178 के अंदर देयर इज अ रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिकॉज़ ऑफ ऑडिट कमेटी। सिमिलरली कंपनी लॉ के अंदर ही बात आती है सेक्शन नंबर 173 की, जो बात करता है बोर्ड मीटिंग की। अगर मुझे बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस से बुलानी है, यानी कि 7 दिन से कम समय पर अगर मुझे बोर्ड मीटिंग बुलानी है, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन अगर करनी है तो उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वोटिंग राइट है। सीएसआर कमेटी अगर आपने बनाई है और आपकी कंपनी के अंदर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरीली अपॉइंट होना है, तो सीएसआर कमेटी के अंदर आईडी का रोल आ जाता है। आप अपने मैनेजरियल पर्संस की रेम्युनरेशन तय करते हैं, तो कंपनीज के अंदर सेक्शन 178 के अंदर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की बात होती है, उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। सिमिलरली समय समय पर सरकार कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट नोटिफाई करती है, वहां पर भी आईडी का रोल रहेगा। आईडी मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पर खास बात आ जाती है, बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम लोगों के लिए कुछ एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, whereby the role of those charged with governance is being specified. जो वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास आते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एसए 260, एसए 265, एसए 580 और आजकल काफी फेमस है एसए 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, एसए 720 एक्सेट्रा। तो स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि जब आप ऑडिट करते हैं तो रिपोर्ट देने से पहले दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि ऐसे लोग जो कंपनी की गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे आप डिस्कशन करेंगे और उनसे डिस्कशन करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट में एप्रोप्रिएट रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कहना गलत होगा कि मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जानकारी केवल इसलिए रखनी है कि मैं इसका एग्जाम पास कर दूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल के बारे में जानकारी हमें वैसे भी होनी चाहिए, बिकॉज बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करनी है।
कारों में रिपोर्टिंग करनी, जैसे मैंने हाईलाइट किया, कारों में रिपोर्टिंग होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को लेकर, कारों में रिपोर्टिंग होती है ऑडिट कमिटी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के रोल को लेकर. इन दैट वे केस we must understand what is the role of ID, who can be appointed as ID and so on. पहले क्या होता था कि केवल एक सेक्शन आता था, सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 6. वो कहता था कि किसी कंपनी को जो कि लिस्टेड है या ऐसी कंपनी को जो कि सरकार प्रिस्क्राइब करे, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है. प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो कि कंसर्न गिवन पैरामीटर्स के अंदर फॉल नहीं करता या फॉल करता है. लेकिन 1 दिसंबर 2019 को एक अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट यह आया कि यदि आपको किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उस केस के अंदर आपको अपना नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेटाबेस में शामिल करवाना होगा, और नेम डेटाबेस में शामिल हो जाने के बाद आपको 1 साल के अंदर अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा. मैं आपको उस वाले रूल की एक छवि दिखाता हूँ. आप देखिएगा, जो ये बाद में कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, माउस पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ. On 22nd October 2019, independent directors database rules were notified and they were brought into force from 1st December 2019. अब इस रूल में क्या लिखा गया कि जो लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उन लोगों को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2019 अगले 7 महीनों में, यानी कि 30 जून 2020 तक अपना नाम IICA के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेटाबेस में शामिल करवाना है. IICA का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जो ये 7 महीने लिखे हैं, ये पहले 5 महीने थे, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से इसको बढ़ाकर 7 महीने कर दिया गया. अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है लेकिन कहीं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से पहले IICA के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक में अपना नाम शामिल करवाना होगा. तो पहला स्टेप क्या हो गया कि आपको IICA की वेबसाइट पे जाकर अपना नाम उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेटा बैंक में शामिल करवाना है. जो ये नाम डेटा बैंक में शामिल होता है, इसके 3 रूट दे रखे हैं. आप अपना नाम 1 साल तक के लिए शामिल करा सकते हो, या आप अपना नाम 5 साल तक के लिए शामिल करा सकते हो, या आप अपना नाम लाइफ टाइम के लिए शामिल करा सकते हो. अगर आप अपना नाम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केवल 1 साल के लिए शामिल करवाएंगे तो आपकी फीस जो लगेगी इस एनरोलमेंट की, वो ₹5,000 प्लस GST होगी. अगर आप अपना नाम 5 साल के लिए शामिल करवाएंगे तो आपकी जो फीस लगेगी वो 15,000 प्लस GST होगी. और अगर आप अपना नाम लाइफ टाइम के लिए शामिल करवाएंगे तो आपकी फीस 25,000 रुपए प्लस GST होगी. अब जैसे आप पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं और आप अपना नाम डेटा बैंक में शामिल करवा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हैं. आप अपना नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटाबेस में शामिल करवाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी पास करेंगे. यानी कि स्टेप नंबर 1, आई हैव टू इंक्लूड माय नेम इन IICA डेटा बैंक फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. Then within next 1 year of such inclusion, I need to clear independent director exam. ये वाला एग्जाम कुछ व्यक्तियों को देने की आवश्यकता नहीं है. वो व्यक्ति कौन कौन है? This exam is not required to be given by a person who has served as a director or key management personnel for at least 10 years as on the date of inclusion of his name in the data bank. यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टर रहा हो या की मैनेजरियल पर्सन रहा हो कम से कम 10 सालों के लिए, कहां पर? किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में या किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है, या किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट में जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है. तो ऐसे व्यक्तियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है. अब काफी लोगों में गलतफहमी है जिसको मैं दूर कर देता हूं
काफी लोगों में गलतफहमी है कि ऐसा व्यक्ति जो कि डायरेक्टर या केएमपी रहा है 10 साल या उससे ज्यादा के लिए इन स्पेसिफाइड कंपनीज में, तो उसको आईआईसीए की डेटा बैंक में भी नाम शामिल नहीं कराना। ऐसा नहीं है। Every person who wants to become independent director or wants to continue as independent director must have his name included in IICA data bank. आपको की साइट जाता हूँ, IICA की साइट कैसी है। आपको क्या करना होगा, आपको एक साइट जानी होगी, वो साइट होगी, वो साइट होगी IICA.in। आपकी साइट पे जाएंगे IICA.in पर, तो उसका आप क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर रजिस्ट्रेशन विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बैंक। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नया वेब पेज आएगा। नया वेब पेज खुलेगा तो आपको अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा, और लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा mc.gov.in की साइट पर। आप इस साइट पे जाएंगे, इस साइट पे जाने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे साइट को, तो यहाँ पर आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना यूजर नेम और आईडी डालेंगे, तो नेक्स्ट वेब पेज खुलेगा जहाँ पर आप अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। वो डेटाबेस अपडेट होने के बाद आप इस वाली साइट पर आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक .in, और यहाँ पर आप एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। जो एग्जाम होता है वो एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपको घर बैठकर ही एग्जाम देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और 100 में से 60 नंबर स्कोर करने हैं। यहाँ पर खास बात जो आती है, वो खास बात ये आती है कि अब हमें जानना होगा कि who can become independent director and which companies are required to appoint independent directors। तो शुरू करते हैं इस चीज को। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4 कहता है, every listed company shall have at least 1/3 of total directors as independent directors। तो जितने भी आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, उनका 1/3 हिस्सा कम से कम आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन आता है तो उसको आप 1 में राउंड ऑफ कर देंगे। सिमिलरली अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसका पिछले साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर है। अब ध्यान देने वाली बात है, लोन डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ऊपर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 50 करोड़ या उससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50 करोड़ से ऊपर है तो ऐसी पब्लिक कंपनी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। और लॉ में लिखा गया कि इस तरह की पब्लिक कंपनी को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे। अब यहाँ पर मेन चीज क्या आती है, आप अगर देखें तो 2 बुलेट पॉइंट्स हैं, एक है एवरी लिस्टेड कंपनी और एक है स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी। तो जैसे मैं बात करता हूँ एवरी लिस्टेड कंपनी की, तो ऐसी लिस्टेड कंपनीज को सेक्शन नंबर 149(4) के साथ साथ सेबी की रेगुलेशन भी कंप्लाई करनी है। अब सेबी रेगुलेशंस का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं सेबी एलओडीआर, दैट इज सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। तो अगर तो रेगुलर पब्लिक कंपनी है जो कि इन 3 पैरामीटर्स में से किसी भी पैरामीटर फॉलो करती है, तो सेबी एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करनी है। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी एलओडीआर रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो करनी है। अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पशन दी गई थी, वाइड नोटिफिकेशन गिवन बाय एमसी ऑन 5 जून 2015। इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 जून 2017 को एमसीए ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब भी सेक्शन 8 कंपनी ने एनुअल फाइलिंग डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। मैंने वर्ड्स बोले एनुअल फाइलिंग डिफॉल्ट, यानी कि ना तो इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो इन फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरओसी, ना ही इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद आरओसी। अब जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो डेफिनेशन पर हम बाद में आएंगे, पहले बाकी प्रोविजंस देखते हैं। ये देखिएगा,
Independent directors shall be appointed by board of directors, but there's a condition. The condition is such independent directors shall be approved in the general meeting. और उस general meeting में you have to give the explanatory statement about justification for appointment of independent director. काफी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की भी, तो अब एक सवाल उठता है कि क्या एक लेडी को बीइंग अ वुमेन डायरेक्टर along with being independent डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर आप लेडी को अपॉइंट करते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो दो रिक्वायरमेंट्स एक साथ फुलफिल हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। अगर किसी लॉ और रेगुलेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट कहती है कि यू हैव टू अपॉइंट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो कंपनी लॉ की लिमिट फॉलो नहीं की जाएगी, रादर उस लॉ की लिमिट फॉलो की जाएगी जो कि हायर नंबर प्रिस्क्राइब करती है। The confirmation by board is required through statement in director's report regarding independent director. तो डायरेक्टर रिपोर्ट में आप बताएंगे कि मेरी कंपनीज में कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और उनका एक्सपर्टीज क्या है। शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया। जब आप एग्जाम देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो कोड ऑफ कंडक्ट में से काफी क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इसमें खास बात आती है, वो खास बात ये आती है, कंपनी लॉ में सेक्शन था पहले, सेक्शन नंबर 197 सबसेक्शन 7। सेक्शन नंबर 197 सबसेक्शन 7 कहता था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शंस नहीं दी जा सकती है। अब ये वाला सेक्शन डिलीट हो गया है। क्योंकि ये वाला सेक्शन डिलीट हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, जो कि हमने लिस्ट में ऊपर देखी थी, और ऐसी पब्लिक कंपनी अपने यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो उस केस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं। बट खास बात, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया जा सकता। यहाँ मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, दो चीजें सामने आती हैं। बाय वर्च्यू ऑफ omission of section 197 subsection 7, the independent directors of unlisted public companies can be provided stock options, but by virtue of SEBI LODR, independent directors of listed companies are not entitled to any kind of stock option. However, these independent directors may receive sitting fees, meeting fees, or reimbursement of expenses for attending board meeting. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं एक बार में 5 साल तक के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। 5 साल के लिए अपॉइंट करने के बाद अगर आप उनको रीअपॉइंट करना चाहते हो तो अगले 5 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाएगा 5 साल तक के लिए, लेकिन अगर आप 5 साल के लिए एक्सटेंशन देना चाहते हो तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसमें खास बात ये आती है कि no independent director shall hold office as such for more than 2 consecutive terms of 5 years each. यानी कि अगर एक बार आपने अपॉइंट कर दिया 5 साल या 10 साल के लिए, तो आप उनको 10 साल के बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम टेन्योर एट अ स्ट्रेच कैन बी फॉर 10 years ओनली। इसमें बात आती है कूलिंग ऑफ पीरियड की। अब क्या कहा गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विल बिकम क्वालिफाइड ओनली आफ्टर 3 years ऑफ सिचुएशन, यानी कि जैसे ही आपका टेन्योर पूरा हो जाता है 5 साल या 10 साल एज द केस में भी, उस केस के बाद आप 3 साल तक कंपनी के अंदर वापसी नहीं कर सकते एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। प्लस एक खास चीज अगर आप बोर्ड लेटर्स में देखें, बट ड्यूरिंग दीज 3 years ही आल्सो कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन और बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, 5 साल पूरे हो गए और मैंने वहां पर अपना रीअपॉइंटमेंट नहीं लिया, तो अगले साल यानी कि इन 6th year मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंपनी के अंदर एज इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो जाता हूँ या मैं कंपनी का कंसल्टेंट बन जाता हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वंस यू डिपार्ट फ्रॉम द कंपनी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट 3 years you cannot take any other capacity in the company directly or indirectly. इसमें खास चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा एक चार्ट देखिएगा। जो सेबी का LODR रेगुलेशन है उसके अंदर 4 कमेटीज की मेन बात की गई है। एक है ऑडिट कमेटी, एक है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन की बात होती है, एक है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी जो शेयर होल्डर्स के ग्रीवियंस को एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, और एक है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये जो रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है, सॉरी ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है
ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी केवल टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को ही बनानी है। यहाँ पर एक खास बात आ जाती है, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉप 500 में से किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है, तो इंटरनल कंट्रोल्स की एफिशिएंसी पे रिपोर्टिंग करते वक्त वो आरएमसी का भी जो एजेंडा मिनट बुक वगैरह होगा उसको ध्यान रखेगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हैज अ डायरेक्ट नेक्सस विद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी। अब जो ये पूरा चार्ट है, इस चार्ट पे से काफी क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एग्जामिनेशन में आते हैं। अब इसको लेकर के देखते हैं। सेबी ऑडिटर कहता है कि ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे एज मेंबर्स, एनआरसी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे, और ये डायरेक्टर्स होंगे सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फंक्शनल डायरेक्टर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 1, क्लोज नंबर के, रूल 21 के ऑफ कंपनीज डेफिनेशन रूल्स कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस होल टाइम डायरेक्टर इन द कंपनी, बैलेंस विल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो जो व्यक्ति कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है उसको बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बैलेंस बच जाएगा आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ध्यान रखना है कि एनआरसी के अंदर जितने ही मेंबर्स होंगे सभी के सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही होंगे। ईडी मींस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन ईडी की बात यहाँ पर की गई है। जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, इसके अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे एज मेंबर्स, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम होना चाहिए। और जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, ये प्रिकॉशन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो कम से कम 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे, दैट मींस मेजॉरिटी शैल बी द डायरेक्टर्स एज मेंबर्स ऑफ आरएमसी। इसमें एक हिदायत और है, आप अगर देखेंगे तो ऑडिट कमेटी में और नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में और स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट बी मेंबर्स, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मेंबर्स भी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, ये लोग भी आरएमसी के अंदर मेंबर्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लेकिन अगर आपकी कंपनी ने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, जिसको हम बोलते हैं नथिंग बट शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सो अगर आपने इक्विटी अलॉट की है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो केस के अंदर आपकी ऑडिट कमेटी के अंदर सभी के सभी डायरेक्टर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होंगे। इट मींस कि हमें ये वाला क्लॉज मेंबर्स वाला और नंबर ऑफ आईडीज वाला साथ साथ पढ़ना है। मतलब क्या निकल गया इसका कि अगर आपकी कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू की है, तो उसके अंदर सभी के सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होंगे। एनआरसी के अंदर majority shall be independent directors, that is more than 50%. However, अगर आपकी कंपनी ने इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हैं, तो उस केस के अंदर कम से कम 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना अनिवार्य है, लेकिन अगर एसआर इक्विटी है तो 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आरएमसी के अंदर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, लेकिन अगर एसआर इक्विटी इशू की है तो 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। चेयरपर्सन, ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। एनआरसी का भी चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बन सकता है, लेकिन एसआरसी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चेयरपर्सन बन सकता है। और आरएमसी के अंदर केवल और केवल कोई भी डायरेक्टर आपका चेयरपर्सन बन सकता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, आरएमसी के अंदर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्टर की हैसियत क्या है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो एग्जीक्यूटिव है, क्या वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, कोई भी डायरेक्टर चेयरपर्सन बन सकता है। कोरम की अगर बात की जाए तो आप देखिए कोरम की प्रोविजन सिमिलर है कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 174 के अंदर कोरम की बात की जा रही है। क्या कहा गया है इसके अंदर, ऑडिट कमेटी का जो कोरम होगा दैट शैल बी हायर ऑफ 2 or 1/3 ऑफ मेंबर्स, बट इस कोरम के अंदर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी के अंदर जो कोरम की बात की गई है उसमें कहा गया 2 or 1/3 whichever is higher, बट कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है।
LODR is silent. LODR is silent with respect to quorum of SRC and RMC. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब SRC की और RMC की मीटिंग होगी तो क्या कोरम देखने की जरूरत नहीं है? क्या केवल एक व्यक्ति भी कोरम हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर कोरम की रिक्वायरमेंट लिखी नहीं गई है। तो बाय वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन हम कोरम की रिक्वायरमेंट लिख पाएंगे सेक्शन नंबर 174 से। तो कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है तो मीटिंग हो पाएगी। मीटिंग की फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। ऑडिट कमेटी को साल में कम से कम 4 मीटिंग करनी है और मीटिंग का गैप होगा, वो गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 120 दिन। कंपनी लॉ में अगर आप देखेंगे तो 120 दिन की बात नहीं की गई है, कंपनी लॉ के अंदर बात की गई है मंथ्स की। अगर हम बात करें एनआरसी की, एनआरसी के अंदर लिखा गया है कि आपको वंस इन द ईयर एक मीटिंग करनी है। सेम रिक्वायरमेंट एसआरसी और आरएमसी की लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि एनआरसी, एसआरसी और आरएमसी साल में कम से कम एक मीटिंग करेंगे, जबकि ऑडिट कमेटी को साल में कम से कम 4 बार मीटिंग करनी ही करनी है। एक चीज खास देखिएगा, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करता हूँ, जरा बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मिस्टर अजीम प्रेम जी, मिस्टर अजीम प्रेम जी इज एमडी ऑफ विप्रो। इनकी विप्रो वालों की एक मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर एक सेक्शन 8 कंपनी है, या कह लीजिए कि एक एनजीओ है। एनजीओ का नाम रख लेते हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। मिस्टर एक्स जो हैं वो सीईओ हैं इन विप्रो। जो ये अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, इट रिसीव्स रुपीज 30 crores as donation from Wipro. Now question उठता है, the question arises, can Mr. X, sorry, just give me a moment. Mr. X is CEO. Mr. X is CEO in Ajim Premji Foundation. Question उठता है, can Mr. X become independent director in Wipro? So दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अजीम प्रेम जी जो है वो एमडी हैं विप्रो के। एक एनजीओ बनाई गई अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जो है 30 करोड़ रुपए का डोनेशन विप्रो से रिसीव करती है। मिस्टर एक्स जो है वो सीईओ हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के अंदर। तो सवाल ये उठता है कि क्या मिस्टर एक्स विप्रो लिमिटेड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? कुछ और भी डेटा इसके अंदर डाला जा सकता है, बट फिलहाल इतना ही डेटा रखते हैं। आंसर इज नो। हालांकि कुछ पैरामीटर भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमें समझना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। एक क्वेश्चन तो ये है, इसको हम डेफर करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा। मिस्टर एक्स इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विप्रो। Mrs. X is a CA. Can Mrs. X be appointed as auditor of Wipro? ऑडिटर पॉइंट हो सकते हैं? इसके लिए तो आपका आंसर होगा नो। बट सवाल ये उठता है, कैन मिसेस एक्स बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर? क्या मिसेस एक्स इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं विप्रो की? इसका आंसर क्या होगा ये हमें देखना है। इसके पीछे वजह क्या है? In companies that we have section number 138. Section 138 is silent about the qualifications for internal auditors appointment. अब इंटरनल ऑडिटर बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं, डिपेंड करेगा कि क्या मिस्टर एक्स विप्रो के अंदर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी।
सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 6 डिफाइन करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अब ध्यान दीजिएगा जो खास तौर पे इसके अंदर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। शुरुआत में लिखा गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर। एक बार ये रुक जाते हैं, यानी कि पहली शर्त तो क्या हो गई कि केवल एक डायरेक्टर ही कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है। अब जो ये लिखा है मींस द डायरेक्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर 164 में लिखी गई है, वो वाली डिस्क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर भी लागू होंगी। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी दिन होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में डिस्क्वालिफाइड ना हो, ये भी जरूरी है। So only those persons who are not disqualified under section 164 of Companies Act can be considered for being appointed as independent directors if they fall into the following criteria. आप क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया, he is not MD, WTD और नॉमिनी डायरेक्टर। तो अगर कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है या कंपनी के अंदर किसी नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, is a person who has integrity, relevant expertise and experience as per board opinion. यहाँ खास ध्यान देने वाली बात है, केवल उसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की विचारधारा में इंटीग्रिटी रखता हो, एक्सपर्टीज रखता हो और एक्सपीरियंस हो। ये पॉइंट हम हल्के में नहीं ले सकते। ये पॉइंट हम इसलिए हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि बोर्ड हैज टू कंसीडर 3 फैक्टर्स, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। यही वाली बात डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर बोर्ड को बतानी भी है। यही वाली बात जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा या ऑडिट रेजोल्यूशन पास होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डालनी। दैट मींस व्हेन यू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दिस इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस नीड टू बी कोरिलेटेड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर दैट रेजोल्यूशन। प्लस जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस बताना होगा। तीसरा पॉइंट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कंपनी का या कंपनी की होल्डिंग कंपनी का या कंपनी की सब्सिडरी का या कंपनी के एसोसिएट का प्रोमोटर है, वह व्यक्ति कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो मान लीजिए कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर अगर मिस्टर अंबानी प्रमोटर हैं, तो वह उस कंपनी के आईडी नहीं बन सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई होल्डिंग कंपनी है और अंबानी जी होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर हैं, तो सिमिलरली फॉर दैट रीजन रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी के वे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब यहाँ खास ध्यान देने वाली बात है, 4 चीजें इस्तेमाल की गई है। पहला है प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, दूसरा है प्रमोटर ऑफ होल्डिंग कंपनी, तीसरा है प्रमोटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी और इसके बाद है प्रमोटर ऑफ एसोसिएट कंपनी। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या इसके अंदर जेडी कंपनी शामिल की जाएगी, अगर ज्वाइंट वेंचर कंपनी इज कवर्ड और नॉट। आपके पास चैट बॉक्स है, आप इसका जवाब मुझे भेजना पसंद करेंगे, क्या एसोसिएट कंपनी के अंदर ज्वाइंट वेंचर कंपनी शामिल की जाएगी या शामिल नहीं की जाएगी। आप चैट बॉक्स में चाहें तो उसका आंसर दे सकते हैं, वेदर एसोसिएट कंपनी विल इंक्लूड जेबी कंपनी और नॉट। चलिए बताता हूं मैं। हमारे पास जो डेफिनेशन एसोसिएट कंपनी की है, दैट डेफिनेशन इज कंटेन्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज 26 और कहा गया एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर कंपनी। तो अगर आप ज्वाइंट वेंचर कंपनी के प्रमोटर हैं तो आप अपनी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने भी देखे थे, जो क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा, आप क्वेश्चंस उसमें टाइप करके छोड़ दीजिए, एंड में सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। सिमिलरली इसमें लिखा गया कि अगर आप प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स से रिलेटेड हैं तो उस केस में भी आप कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब ये प्रमोटर डायरेक्टर कहाँ की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी में या एसोसिएट में, और मैं आपसे रिलेटेड हूँ, तो उस केस के अंदर मैं किसी भी कंपनी का जिसमें आप प्रमोटर डायरेक्टर हैं उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 5वां पॉइंट है क्या कहता है, यदि आपका
कंपनी से, होल्डिंग कंपनी से, सब्सिडरी कंपनी से, एसोसिएट से, या आप ध्यान दीजिएगा वर्ड है देयर, इट्स में ही लिखा हुआ, वापस देखिएगा। अगर आपका कंपनी से, कंपनी की होल्डिंग कंपनी से, या कंपनी की सब्सिडरी कंपनी से, या कंपनी की एसोसिएट से इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर कंपनी से कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, पिक्यूनरी मींस मॉनेटरी रिलेशनशिप है, इन दैट वेरी केस आपको ये देखना है कि क्या ये पिक्यूनरी रिलेशनशिप करंट ईयर में है या पिछले 2 सालों में कभी रहा है। अगर ये बात है तो उस केस में आप कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, आगे लिखा है देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, यानी कि जो ये वर्ड देयर है, देयर के अंदर प्रमोटर ऑफ द कंपनी भी शामिल है, प्रमोटर ऑफ होल्डिंग कंपनी भी शामिल है, प्रमोटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी भी शामिल है, प्रमोटर ऑफ एसोसिएट कंपनी भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी है विप्रो लिमिटेड, इसके प्रमोटर मान लीजिए हैं अजीम प्रेम जी। अब अगर अजीम प्रेम जी के कोई मित्र हैं और अजीम प्रेम जी के मित्र हैं मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स ने पैसे का लेन देन किया हुआ है अजीम प्रेम जी से, तो उस केस के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट दैट मिस्टर एक्स इज नॉट अ रिलेटिव ऑफ अजीम प्रेम जी, still he cannot be appointed as independent director of Wipro. Why? Because he is having pecuniary relationship with the promoter. तो काफी लोगों में गलतफहमी है कि प्रमोटर्स के जो यार दोस्त हैं वो हमेशा के लिए क्वालिफाइड हैं टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आंसर इज नो। अगर प्रमोटर के यार दोस्त हैं और उनका उनसे कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप है, in that very case you are disqualified to be appointed as independent director of the company. इसमें अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट में कहा गया पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विल नॉट इंक्लूड रेम्युनरेशन बीइंग गिवन टू सच डायरेक्टर। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है कंपनी से, वो मॉनेटरी रिलेशनशिप में कवर नहीं किया जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंपनी से या कंपनी की होल्डिंग कंपनी से या कंपनी की सब्सिडरी कंपनी से या कंपनी की एसोसिएट कंपनी से या कंपनी के प्रमोटर से एंड सो ऑन कोई ट्रांजैक्शन है और जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो उसकी इनकम से 10% से ज्यादा नहीं है, आई रिपीट उसकी इनकम से 10% से ज्यादा नहीं है, तो उसको पेक्यूनरी रिलेशनशिप में शामिल नहीं किया जाएगा। और ऐसी कोई अमाउंट सरकार प्रिस्क्राइब कर दे वो भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप में शामिल नहीं की जाएगी। अब सरकार क्या प्रिस्क्राइब करेगी वो बाद में बताऊंगा आपको। जो ये अमेंडमेंट है ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट नहीं है। इस अमेंडमेंट के अंदर अगर आप देखें सेकंड पॉइंट लिखा है हैविंग ट्रांजैक्शन अप टू 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। पूरे कंपनी लॉ में ये डिफाइन नहीं किया गया हाउ टू कंप्यूट दिस टोटल इनकम। नाउ सम पीपल में से इट इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट ऑफ सच वेरी डायरेक्टर और सच वेरी पर्सन। सम पीपल में से इट इज टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब टोटल इनकम कंप्यूट कैसे होगी इसके बारे में लॉ टोटली साइलेंट है। डिफरेंट प्रोफेशनल्स और डिफरेंट व्यूज। इसमें दूसरी खास बात आती है, आप देखिए वर्ड लिखा गया है ट्रांजैक्शन। वर्ड ट्रांजैक्शन लिखा है, अरेंजमेंट नहीं लिखा। आई रिपीट वर्ड ट्रांजैक्शन लिखा है, अरेंजमेंट नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने किसी कंपनी के लिए गारंटी कर दी और वो गारंटी का अमाउंट मेरी इनकम से 10% से ऊपर नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि जो गारंटी गिवन है क्या वो पेक्यूनरी रिलेशनशिप में से एक्सक्लूड होगी कि नहीं होगी। आंसर इज नो, एक्सक्लूड नहीं होगी, बिकॉज पेक्यूनरी रिलेशनशिप के अंदर से केवल ट्रांजैक्शन अप टू 10% एक्सक्लूड किया गया है, अरेंजमेंट्स अप टू 10% एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इफ देयर इज एनी अरेंजमेंट which is not a transaction shall not fall within the purview of pecuniary relationship. आगे बढ़ते हैं। His relatives, अब रिलेटिव के लिए क्या क्या शर्तें आई है, ये सारा मैंडेट पोर्शन है। His relatives are not holding any security or interest in the company, holding company और subsidiary company और associate company। जो 3 पैरामीटर्स हैं यानी कि 1, 2 और 3, ये हमें कब कब चेक करने हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में या फिर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो प्रैक्टिकली देखा जाए इफेक्टिवली आई एम हैविंग 3 इयर्स, 1 करंट ईयर एंड 2 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो अगर इन 3 इफेक्टिव ईयर्स के अंदर कभी भी रिलेटिव्स ने शर्तें पूरी की होंगी तो मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। पहली शर्त क्या आ गई है देख लेते हैं वापस से, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट।
आपको अगर याद हो तो सेक्शन नंबर 141 ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर शर्त है, रिलेटिव शैल नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। लेकिन ऑडिटर के लिए वहां पर एक कहा गया है कि सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड बाय रिलेटिव्स फॉर अ फेस वैल्यू अप टू ₹1 लाख। ऐसी कोई शर्त यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। तो जब एग्जाम आप देने बैठेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है रिलेटिव ने वो 90,000 रुपए की है, तो क्या आप उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि सिक्योरिटी का जो पैरामीटर है एग्जाम्पशन का केवल ऑडिटर्स के लिए है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। दूसरी शर्त, हिज रिलेटिव्स आर नॉट इंडेटेड, यानी कि रिलेटिव्स की कोई देनदारी ना हो, प्लस रिलेटिव्स ने किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई गारंटी या सिक्योरिटी 50 लाख से ऊपर की या बराबर की ना दी हो। सो मान लीजिए मेरे रिलेटिव हैं, अगर उस रिलेटिव ने कंपनी की तरफ कोई देनदारी कर रखी है या कंपनी से किसी व्यक्ति ने लोन लिया और उस लोन के लिए गारंटी या सिक्योरिटी दे रखी है और इनका अमाउंट अगर 50 लाख या उससे ऊपर है, तो उस केस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा टू बिकम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ खास ध्यान देने वाली बात है कि जो 50 लाख की लिमिट है ये केवल गारंटी और सिक्योरिटी के लिए है, लोन के लिए नहीं है। और दूसरी खास बात क्या है, जो गारंटी की बात हम कर रहे हैं, गारंटी के लिए मुझे सारे डायरेक्टर्स कवर नहीं करने, मुझे केवल डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी कवर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है और मेरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ने किसी व्यक्ति को लोन दे रखा है और उस लोन को चुकाने के लिए मैंने गारंटी कर दी और मैं मान लेता हूं जो गारंटी का अमाउंट है 50 लाख रुपए का है, तो उस केस के अंदर आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दी कंपनी। क्योंकि जो यहाँ पर बात लिखी है वो लिखी है फॉर गारंटी और सिक्योरिटी इट इज थर्ड पर्सन ओनली फॉर डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, तो डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनीज आर नॉट कवर्ड। तीसरा पॉइंट, हिज रिलेटिव्स आर नॉट हैविंग, ये थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, ये हैव नहीं है, नॉट हैविंग होगा, आर नॉट हैविंग पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप singly or in combination with above for more than 2% or equal to 2% of gross turnover or total income in company holding company subsidiary or associate। तो 2% से ज्यादा का पेक्यूनरी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन ना हो आपकी कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो इस क्लिप में पॉइंट नंबर 6 का तीसरा बुलेट पॉइंट आप देख रहे हैं, इट इज डीलिंग विद पेक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन बाय रिलेटिव्स, जबकि पिछले क्लिप के अंदर जो पॉइंट नंबर 5 था इट वाज डीलिंग विद पेक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। तो दोनों में फर्क आ जाता है, 5 नंबर पॉइंट रिलेटिव्स की बात नहीं करता, 6 नंबर पॉइंट रिलेटिव्स की बात करता है। 7वां पॉइंट पाते हैं, नीदर हिमसेल्फ, ना तो खुद ब खुद ना ही उस पर्सन के रिलेटिव्स पिछले 3 सालों में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब तक हमने बात की तो 3 साल कौन से थे, एक करंट ईयर और पिछले 2 साल। लेकिन अब अगर हम पॉइंट नंबर 7 में आते हैं तो 3 साल केवल पिछले हैं, करंट ईयर से कोई लेन देन नहीं है। नीदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव्स इन एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स इफ और वाज एएमपी और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट ये आया कि जो 3 साल हम देख रहे हैं दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रिलेटिव एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होगा, अगर पिछले 3 सालों में मेरा रिलेटिव कंपनी में एम्प्लॉय रहा होगा तो उस केस के अंदर मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर करंट ईयर में भी मेरा रिलेटिव एम्प्लॉय है तो उस केस के अंदर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर प्रमोटर वगैरह ना हो। दूसरा, neither himself nor his relatives in any 3 preceding financial years is or was employee, proprietor, partner in a firm of auditors, company secretaries, cost auditors of the company, holding company, subsidiary, associate, etc। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैं विप्रो का ऑडिटर हूं, मेरी फर्म के अंदर मिस्टर एक्स एससीए काम करते थे। अब अगर मेरी कंपनी विप्रो की पिछले 3 साल तक ऑडिटर रही तो 4th ईयर के अंदर मेरे यहाँ पर जो मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते थे वह मिस्टर एक्स विप्रो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। सिमिलरली अगर मिस्टर एक्स के छोटे भाई मेरे यहाँ पर आर्टिकलशिप करते थे, पिछले 3 सालों में विप्रो का मैं ऑडिटर था, तो भी मिस्टर एक्स विप्रो के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते।
तीसरा पॉइंट, is or was employee, proprietor or partner in any legal or consulting firm। ध्यान देने वाली बात है, लीगल फर्म से समझ में आता है लॉ फर्म। ये जो कंसल्टिंग फर्म है इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे? कंसल्टिंग फर्म के अंदर आपके आ जाएंगे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मर्चेंट बैंकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स एक्सेट्रा। लेकिन इसमें एक शर्त है, इंटरनल शर्त क्या है? if they are having transactions of at least 10% of gross turnover of such firm with such company holding subsidiary associate। अगर मेरी ट्रांजेक्शन 10% से ज्यादा है फ्रॉम माय ओवरऑल टर्नओवर, इन दैट वेरी केस ना तो मैं ना मेरे रिलेटिव अगर पिछले 3 सालों में ऐसी ट्रांजेक्शन करके बैठे हैं तो कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी, पॉइंट नंबर 5 को वापस आते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 5 के अंदर केवल पर्सन की बात होती है। पॉइंट नंबर 6 के अंदर केवल और केवल रिलेटिव्स की बात होती है। और पॉइंट नंबर 7 में पर्सन की बात भी होती है, रिलेटिव्स की बात भी होती है। एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट देखिएगा स्क्रीन पे टॉप पे आएगा। रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी फॉर अ फेस वैल्यू ऑफ अप टू 50 lakhs और 2% of capital of the company, its holding subsidiary or associate or such as may be prescribed। आपको याद है, बता रहा था ऑडिटर के लिए जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपए तक की थी कि रिलेटिव्स कैन होल्ड सिक्योरिटी फॉर अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई लिमिट रिलेटिव्स के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अब अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, वो जो लिमिट है वो 50 लाख या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल is being kept for the relatives with respect to independent directors। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो लिमिट है 50 लाख 2%, हमें कब कंप्यूट करनी है सोचने वाली बात है। दिस लिमिट शैल बी कंप्यूटेड नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बट इवन आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर तो अपॉइंटमेंट के वक्त पर ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप आईडी बन नहीं सकते। अगर ये वाली कंडीशन आईडी बनने के टाइम पर फुलफिल हो रही थी लेकिन बाद में फुलफिल नहीं हो रही है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कैजुअल वैकेंसी आ जाएगा। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपके कुछ क्वेश्चंस मैं टेकअप कर लेता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इज इट एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है मुझसे कि जो आईडी की रिक्वायरमेंट है क्या सभी की सभी लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड प्राइवेट पर एप्लीकेबल है। आंसर इज नो। लिस्टेड कंपनीज पर आईडी अपॉइंट करने की शर्त हमेशा एप्लीकेबल है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पर आईडी अपॉइंट करने की शर्त तभी एप्लीकेबल होगी जब स्पेसिफाइड पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं। प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी अपॉइंट नहीं करना है। दूसरा सवाल पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये क्वेश्चन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। ये कंपनी की अपनी प्रेरोगेटिव होती है कि किसी को वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे-to-day ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल कंपनी में अपॉइंट अ पर्सन एज एक्सपर्ट डायरेक्टर का मशवरा लेने के लिए, तो ये लोग हो जाएंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं दे आर अपॉइंटेड विद वोटिंग्स एंड दे डू हैव अ से इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। सो नॉन आईडी का कोई फाइनेंशियल से नहीं है लेकिन आईडी का फाइनेंशियल से है। कोई और क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। कमल भैया एक क्वेश्चन मेरा था, स्टार्टिंग में आप जब समझा रहे थे आपने ये बताया था कि अगर हाइपोथेटिकली मैं 1 साल के लिए अपॉइंट हो सकता हूँ, ठीक है भाई 1 साल के लिए कर दूंगा, उसके बाद मुझे पेपर देना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं 1 साल के लिए बना, पेपर नहीं दिया, फिर अगले साल दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर दोबारा मैं डायरेक्टर बन गया, मुझे पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ ऐसा हो सकता है? या फिर मैं डायरेक्टर भी तभी बन पाऊंगा जब मैं पेपर दे पाऊंगा? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था जैसे आप समझा रहे थे कि अगर आपने बाद में एज ऑन डेट तो क्या हो रहा है कि अगर आपका नाम डेटा बैंक में आ जाता है यू आर एलिजिबल टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जाम की जरूरत नहीं है 1 साल तक। लेकिन जो कंपनीज हैं, कंपनीज ने इंटरनली अपनी रिक्वायरमेंट रखी है कि आपको एग्जाम पास करके आना है हमारे पास। सो लीगली इट्स नॉट अ रूल, you have to qualify exam so long as your name is there in data bank for next 1 year you can continue as independent director, no problem। लेकिन कंपनीज ने अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट रखी है एग्जाम पास करना है।
भैया आगे बढ़ो जी। और कमल भाई, जैसे हम जो अपॉर्चुनिटी से बता रहे हैं आईडी वगैरह, नॉर्मली सर जैसे मैं आज किसी कंपनी में डायरेक्टर बनता हूँ, तो अगर हाइपोथेटिकली हाँ बात जी। कि व्हाट इज द रिम्यूनरेशन लाइक, मतलब रिम्यूनरेशन क्या है, मतलब हम, मुझे लगता है आई बिलीव आई कांट चार्ज एनी रिम्यूनरेशन, तो चार्ज कर नहीं सकता, आई विल बी गेटिंग डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर फीस वेरी कितनी करती है, कुछ आइडिया किसी नॉर्मल पेप्सी वगैरह, कोका कोला? सर वेरी तो कंप्यूटर को डिपेंड करता है इसमें, लेकिन मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीजें बता देता हूँ। जी भैया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जी भैया। लेकिन लॉ के अंदर कुछ बात लिखी है जो कि पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव बात ये लिखी है कि सेक्शन नंबर 197 कहता है कि सिटिंग फीस कैन बी पेड टू डायरेक्टर्स फॉर अ मैक्स ऑफ 1 लाख। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस जो बाकी लोग सिटिंग फीस से उससे कम हो सकती है। तो अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल डायरेक्टर हूं कंपनी के अंदर और मेरी सिटिंग फीस 1 लाख रुपए की है और आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं कंपनी में, तो आपकी सिटिंग फीस लाख रुपए से कम नहीं होगी पर मीटिंग। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया, जिसकी वजह से एक रियायत आई कि अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है या उसके मुनाफे कम है, उसके बावजूद भी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के, शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेकर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तनख्वाह दे सकते हो। बाकी मैक्स तनख्वाह क्या होगी ये स्पेसिफाइड नहीं है। हाँ, इसमें एक क्या देगा, वो कैप होगा आपका 11% ऑफ ओवरऑल नेट प्रॉफिट। मेकिंग कंपनी है, अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, इट विल डिपेंडेंट अपॉन योर इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है। जैसे आजकल आप बात करते हैं मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स की, 15 CSEB की, जी भैया। तो यहाँ पर दो पार्टिसिपेंट्स से मेरा सवाल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ अ लिस्टेड कंपनी इज हैविंग सम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। भैया एक बार अपनी स्क्रीन खत्म, वो स्टॉप शेयरिंग करेंगे जी आवाज नहीं आ रही। भैया, एक बार अपनी स्क्रीन को करेंगे शेयरिंग से, तो ताकि वो कुछ 2-3 क्वेश्चन है वो मैं पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि वो रुक रहा है स्टॉप शेयरिंग। एक स्टॉप शेयर करेंगे उसे अपने उसको, वो जो आपने, लेकिन जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन और है Q&A में, मैं बोल देता हूँ। एक राजन विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा है, कैन एन आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ गवर्नमेंट कंपनी मे हैव पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद दैट कंपनी? मैं फिर रिपीट कर देता हूं सर, कैन एन आईडी इन अ गवर्नमेंट कंपनी मे हैव पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद दैट कंपनी? और साहब एक बार आप ट्राई करेंगे, मुझे लगता है मेरी वॉइस पहुंच नहीं रही है सर के पास। मैं करता हूँ। कमल जी आपको मेरी आवाज आ रही? कमल जी, लगता है कमल जी पे आवाज नहीं पहुंच रही है। कमल भैया, कमल भैया, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट भैया, भैया अपनी ना स्क्रीन भैया हटाएंगे ना, स्क्रीन हटाएंगे भैया? हाँ अब ठीक है भैया। आवाज आ रही है कमल जी? कमल जी आवाज आ रही है? कमल हाँ भैया, जी आवाज आ रही है। हाँ आप भैया क्वेश्चन पूछे, कौन सा पूछे क्वेश्चन? हाँ जी, कमल जी 2-3 क्वेश्चन और आए हैं, इसी कनेक्शन में बात कर लेते हैं। इज एन हाँ एग्जिस्टिंग जी, हाँ जी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन गवर्नमेंट कंपनी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम? सर मैंने जैसे भी नितिन जी को बताया, आपका जब नाम डेटा बैंक में शामिल हो जाता है, डेटा बैंक में शामिल होने के बाद आपके पास 1 साल का टाइम है एग्जाम पास करने का। जब तक आपका नाम डेटा बैंक में है, यू आर एलिजिबल टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन कंपनीज की अपने इंटरनल रिक्वायरमेंट जरूर हो सकती है कि हम आपको तभी बनाएंगे आईडी जब एग्जाम पास करके आते हो। सो मीनिंग देयर बाय, अगर आपका नेम डेटा बैंक में आ गया और आप 1 साल तो एग्जाम पास नहीं करते हो, लीगली देयर इज नो प्रॉब्लम टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Okay. And I got registered on ID database. Now, based on my experience as directors in the listed companies, who will decide my exemption from appearing in the examination for IDs? कमल जी,
I got registered in ID database now based on my experience as directors in listed companies who will decide my exemption from appearing in the examination for IDs. सर इस केस के अंदर जो व्यक्ति आईडी बनना चाहता है वह व्यक्ति कंपनी को डिक्लेरेशन देगा कि मेरे पास 10 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस किसी लिस्टेड कंपनी में है या किसी ऐसी पब्लिक कंपनी में है जो कि अनलिस्टेड है, उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है। तो जैसे ही वह व्यक्ति कंपनी को अपनी डिक्लेरेशन देगा तो कंपनी विल डिसाइड अपॉन द एग्जेम्पशन। इसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं है, कंपनी ओनली विल डिसाइड। मैं यहाँ पर इसका आंसर टाइप कर देता हूँ। कमल भैया ये चिमनलाल अग्रवाल जी रह चुके हैं इसके जीएसटीएन के, जब जीएसटीएन जब नया बना था ना भैया, तो ये जिनका क्वेश्चन है वो इस टाइम पे पहले जीएसटीएन के सीएफओ रह चुके हैं भैया, चिमनलाल अग्रवाल जी। हाँ जी, अगर वो जीएसटीएन के सीएफओ रह चुके हैं तो जीएसटीएन तो बने हुए 3 साल हुए जी भैया, तो उससे पहले के जो 7 साल हैं वो चेक करने पड़ेंगे, टोटल मिला के 10 साल की एलिजिबिलिटी आती है कि नहीं आती है। समझ, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो 3 साल मान लीजिए, 3 साल तो जीएसटीएन के हो गए जी भैया, और मान लेते हैं पिछले 7 साल के अंदर वो टीसीएस में थे, ठीक है भैया, तो ओवरऑल 7 साल मिलाकर 10 साल हो जाता है, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और ये एग्जेम्पशन सरकार ने लगातार होनी चाहिए भैया, कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए, अगर बीच में नहीं, कॉन्सेक्यूटिव की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। एक भैया रमेश भंडारी जी का क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं स्पेसिफिक सिलेबस फॉर द एग्जाम, स्पेसिफिक सेक्शंस फ्रॉम कंपनीज एक्ट। सर ये सिलेबस तो सरकार ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन रूल में एक इंडिकेशन है, एंटायर कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज लॉ। तो सिलेबस अभी तक कोई ऐसा नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम देने का मन है तो मैं कुछ सेक्शंस नोट करवा रहा हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स कंफर्टेबली हो जाएंगे। तो आप सेक्शन लिख लीजिए। एक मिनट भैया, कंपनी लॉ के सेक्शन हैं आपके, सेक्शन नंबर 149 जी भैया, टू सेक्शन नंबर 205। ठीक है भैया, ये कंपनी लॉ के सेक्शन हैं, सेक्शन नंबर 149 से लेकर, हाँ जी, सेबी की भी आता है, ये तो कंपनी लॉ का हो गया, को सेबी का भी आता है कुछ? ये कंपनी लॉ, ये अभी मैंने कंपनी लॉ के बताया। सेबी के अंदर क्या करना है आपको लिख देता हूं मैं। जी भैया, सेबी के अंदर यू हैव टू रीड सेबी एलओडीआर, ठीक है भैया, और रूल 19 कैपिटल ए ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। अच्छा, एससीआर रूल, अच्छा एससीआर रूल, ठीक है, ठीक है भैया। भैया इतने पढ़ने से, और जो ये पीपीटी, हाँ जी भैया, हाँ इतने पढ़ने से नैया पार हो जाएगी। और एक आपकी पीपीटी पढ़ लें, और आपकी पीपीटी, ठीक बात है। हाँ, पीपीटी के अंदर तो बेसिकली जो डेफिनेशन है उसकी समरी है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भैया ये कितनी देर, भैया एक बात आपसे और पूछनी थी भैया, कि क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने बोला पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे उसके बाद पेपर दोगे, क्या ऐसा हो सकता है पहले मैं पेपर दे दूं क्या, और पेपर देने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन ही होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा? पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसके अंदर आता है अप्लाई फॉर टेस्ट। जैसे ही अप्लाई फॉर टेस्ट करेंगे आपको बस एक ईमेल आएगा, आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम देने के टाइम पर नकल ना मार पाए। वो यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट काफी सारे होते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम उसके बाद हो जाएगा। समझ गए। तो भैया इज इट कोई टाइम लिमिट है, जैसे जब आप आईपीसी करते हो तो उसमें लिखा होता है कि आपको इतने घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये कुछ करना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, 40 घंटे? एज ऑन डेट ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो मतलब एज ऑन डेट ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जैसा व्यक्ति तो कल फॉर्म भरेगा, परसों एग्जाम दे देगा? आप अगर चाहो तो आप अभी फॉर्म भर के अगले 1 घंटे के बाद एग्जाम दे सकते हो। मैंने आपके लिए बात करी है। अच्छा कमल जी, ये एग्जाम वंस इन लाइफ टाइम है या इसमें भी कोई है कि? हाँ ये सर, ये वंस इन लाइफ टाइम है, लेकिन डेटा बैंक जो है वो बिसाइड्स लाइफ टाइम 1 साल या 5 साल का भी है। वंस इन लाइफ टाइम मतलब एक बार फेल हो गए तो दोबारा नहीं दे सकते क्या? नहीं, एक बार फेल होने के बाद दोबारा भी दे सकते हो आप। अच्छा फिर ठीक है, मैं डर गया। ठीक है, और दोबारा देने होने के बाद दोबारा नहीं देना।
पास होने के बाद दोबारा नहीं देना है, अनलेस अनटिल नितिन जी नाम बदल लें अपना, नितिन कन्वर से नितिन लाल कन्वर कर लें, तो फिर दोबारा एग्जाम हाँ देना भैया। पड़ेगा। अच्छा भैया एक बात और, जैसे मान लो आपने बोला 5 साल और एक आपने लाइफ टाइम बोला, मैंने आज पेपर दिया, मैं आज के रूल्स कह रहा हूँ, कल को चेंज हो जाए तो ऑफिस बात है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। मैंने आज पेपर दिए, 5 साल भरा, अब 5 साल के बाद क्या होगा कि मेरे को दोबारा पेपर देने पड़ेंगे या फिर दोबारा दोबारा 5 साल की फीस दोबारा? 5 साल के बाद 5 साल का पेपर नहीं देना, केवल रिन्यूअल फीस देनी है। पैसे देना, पैसा। ठीक है। जैसे सी इंस्टीट्यूट के अंदर फीस जाती है, ऐसे ही फीस जाएगी यहाँ पर पीरियोडिकली। इसमें एक दो खास चीजें हैं, उस भैया। पर टच करते हैं। हाँ जी भैया प्लीज। ठीक है, बोलिए सर बोलिए। हाँ मैं बोलता हूँ, ये वाला जो स्क्रीन आपके सामने आ रहा है, ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है इसके अंदर। नीदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव्स होल्ड more than equal to 2% of total voting power of the company। तो कंपनी की अगर 2% से ज्यादा की वोटिंग पावर होल्ड करते हैं तो उस केस के अंदर आप एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हैं। अब इसमें खास बात आती है जो कि अपने आप में बड़ी एक मुद्दा बात है, यहाँ पर लिखा गया ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर अगर मैं या मेरा रिलेटिव more than equal to 2% of total voting power होल्ड करता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। सबसे यहाँ पर आती है कि मान लीजिए मैं विप्रो लिमिटेड की सब्सिडी के अंदर या जेडी के अंदर या एसोसिएट के अंदर 5% वोटिंग पावर होल्ड करता हूँ, विप्रो में कोई वोटिंग पावर होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन जो सब्सिडी एसोसिएट वगैरह है उसके अंदर 5% वोटिंग पावर होल्ड करता हूँ। तो सवाल हो जाता है कि क्या उस केस के अंदर मैं विप्रो का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? दैट इज द इशू इन माय पर्सनल ओपिनियन। तब भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट नंबर 8 बट बिकॉज ऑफ सेक्शन 184 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो बात करता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो जैसे ही इंटरेस्टेड डायरेक्टर 184 इन्वोक हो जाएगा तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस पॉइंट नंबर 8 ऐसा नहीं है कि मैं क्वालिफाई होगा, मैं डिस्क्वालिफाइड ही रहूंगा। सो मीनिंग देयरबाय सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 हैज टू बी रेड इन हार्मनी विद सेक्शन नंबर 184। अगला देखिएगा पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन में पूछा था आपसे, अगर आप किसी ऐसी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं which is receiving more than equal to 25% of receipts from the company or its promoters or directors or holding subsidiary associate, तो इसके अंदर जो सीईओ डायरेक्टर होगा ऐसी एनपीओ का, वो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक बार वापस क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्वेश्चन टाइप किया, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन ये था, अजीम प्रेम जी जो है वो एमडी है विप्रो के। विप्रो ने एक एनजीओ बनाई, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, और ये 30 करोड़ रुपए डोनेशन रिसीव कर रही है विप्रो से। हम ये मान लेते हैं, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, मैं मान लेते हैं टोटल रिसीट्स ऑफ एनजीओ इक्वल टू रुपीज 100 करोड़। एनजीओ का टोटल रिसीट जो है 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ में से 30% यानी 30%, 30 करोड़ रुपया ये आ रहा है अजीम प्रेम जी, ये आ रहा है विप्रो से, क्योंकि मोर देन इक्वल 25% रिसीट आउट ऑफ टोटल रिसीट्स आर रिसीट फ्रॉम विप्रो। तो समझ होता है कि क्या जो इस एनजीओ के सीईओ हैं वह सीईओ क्या विप्रो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज नो। सो इन दिस वेरी क्वेश्चन मिस्टर एक्स सीईओ ऑफ अजीम प्रेम फाउंडेशन कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
of Wipro Limited. Why? Because Azim Premji Foundation is receiving more than 25% of its receipts from Wipro Limited. यानी ये वाला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, पॉइंट नंबर 8 का सेकंड पॉइंट। सिमिलरली कहा गया अगर आप किसी ऐसी एनपीओ के सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं which is holding more than equal to 2% of total voting power of the company, तो यानी कि जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है अगर विप्रो के अंदर से पैसे वैसे लेती है, डोनेशन लेती है, लेकिन जो मिस्टर एक्स सीईओ है एनपीओ के, मिस्टर एक्स अगर विप्रो में 2% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर होल्ड करते हैं तो उस केस के अंदर मिस्टर एक्स विप्रो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। Now it is not that much easy as is visible. ये जो बातें लिखी हैं ये बातें थी लीगली, but practically we must be very cautious as auditors. जब हम ऑडिट बनाते हैं तो नोट्स अकाउंट्स भी चेक करते हैं और नोट्स अकाउंट्स के अंदर आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। तो खास ध्यान रखना है कि अगर इसमें से कोई ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से हुई है तो उस केस के अंदर मुझे ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में या अदर मैटर पैराग्राफ में आई एम्फेसाइज अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है जैसा कि सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है तो उसका डिस्क्लोजर करा होगा नोट्स अकाउंट्स के अंदर बिलो द हेडिंग रिलेटेड ऑडिट ट्रांजैक्शंस। तो उस केस के अंदर ये बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सच अ केस मुझे ऑडिट रिपोर्ट में या तो कैम के अंदर, कैम मींस की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर या अदर मैटर पैराग्राफ के जो भी जैसा एप्लीकेबल होगा वहां बताना पड़ेगा कि ये मिस्टर एक्स बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 9 अमेंडमेंट है, he is possessing such qualifications as may be prescribed। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर दी है। रूल 5 आता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स। वो कहता है कौन सी क्वालिफिकेशन हो, he should have appropriate skills, experience, knowledge in one or more fields of finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical operations, or other disciplines related to company's business। सवाल उठता है कि मान लीजिए कंपनी है और उसका बिजनेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का है, तो एग्रीकल्चर का नाम भी लिखा है यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर का होगा अगर किसी व्यक्ति ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर डिप्लोमा लिया है, एक्सपर्टीज ली है, तो वो कवर जाएगा अदर डिसिप्लिन के अंदर। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन, आपने पॉइंट नंबर 1 से लेकर नोट देखा कहीं पर भी एज प्रिस्क्राइब नहीं थी। तो अगर नॉर्मल पब्लिक कंपनी है जो कि इन पैरामीटर्स में कवर होती है, अगर नॉर्मल पब्लिक कंपनी है जो कि आप स्क्रीन पे देखिएगा सेकंड पॉइंट इसमें कवर हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी मेजर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। मैंने बट मेजर से बोला कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा। इसमें ऐसी पब्लिक में जो कि इन तीनों में से कोई पैरामीटर फुलफिल कर, लेकिन आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी से भी एलओडीआर लग गया, और से भी एलओडीआर कहता है कि केवल वही व्यक्ति आईडी बन पाएगा तो कम से कम 20 साल का हो। तो यानी कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है वहां पर एक क्राइटेरिया 20 इयर्स, बैलेंस कंपनीज में जहां पर आईडी फाइंड करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहां पर अ पर्सन हु हैज अचीव्ड मेजॉरिटी कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। व्हाई आई एम सेइंग मेजॉरिटी, सवाल उठता है कि क्या एक माइनर की कंपनी डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज नो, a minor cannot become that in the company. Why? Because minor is not in the position to give his consent, और डायरेक्टर बनने से पहले कंसेंट की जरूरत है तो वो माइनर डायरेक्टर बन ही नहीं पाएगा। अगर हम कंसेंट की बात छोड़ भी दें तो माइनर इज नॉट कंप्लीटेड विद कॉन्ट्रैक्ट, बिकमिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और इस केस में भी क्योंकि माइनर नहीं बन सकता तो माइनर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। एक क्वेश्चन टाइप करता हूं, आप बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन के हिसाब से मिस्टर एक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएंगे? So there's a company ABC Limited, it is the IP company. It has SFIO in digital
forensics. So cybercrime के अंदर हेल्प करती है एक कंपनी SFI. Mr. X is about 22 years. His class passed out, has certificate for ethical hacking. Can he become IB in PLC Limited? So जो क्वेश्चन है कि हमारे पास आदमी है मिस्टर एक्स, उसके पास कोई और ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, उसने सर्टिफिकेट से एथिकल हैकिंग का, तो सवाल उठता है क्या मिस्टर एक्स जो 12वीं पास हैं और एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट पास होते हैं एबीसी लिमिटेड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं? आपका केस के लिए सुझाव है, आप बताइए। आप चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे कि क्या मिस्टर एक्स जो एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट में बैठे हैं क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस ही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आने जी डायरेक्टर बनाएगा नहीं बन पाएगा तो में डायरेक्टर बन जाएगा एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये मेरे ख्याल से नहीं बन पाएगा। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। ये देखिएगा इंडिपेंडेंट in relation to company means director who, यहाँ देखिएगा नंबर 2 पॉइंट has integrity, relevant expertise and experience as per BOD opinion. ओके ठीक है भैया बन जाएगा। इस वाले पॉइंट की वजह से यह व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा। बन जाएगा भैया तो ये एक देखा तो प्ले करने वाला नहीं हो गया, तो BOD opinion हैश करो, इतना आसान नहीं है प्ले करना। Ethical hacking is required. You have to have justification in general meeting. तो जनरल के अंदर आईडी को रेटिफाई करने के लिए रेजोल्यूशन पास होगा तो आपको देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो ये कंट्रोल ही है। अब इसको बहुत आसान है, क्वेश्चन चेंज करता हूँ, आप इससे जवाब दीजिएगा। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। तो अब ये हो गया कि मिडिल एक्स से 12वीं पास हैं, दोस्तों में बड़े प्रसिद्ध हैं कि वो सिस्टम हैक कर लेते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री नहीं है। तो क्या एबीसी के अंदर मिस्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? नितिन जी, ये बन पाएंगे डायरेक्टर? भैया अगर फ्रेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे वाले फ्रेंड होंगे फिर तो बन जाएंगे, जिस हिसाब से आपने बताया कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है। हाँ, ये इस कंपनी सेट का लूप होल है, क्योंकि वहां पर वर्ड्स लिख दिए एक्सपर्टीज, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन दी बोर्ड ओपिनियन। तो इस केस में भी यह व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पर, फॉर्मल एजुकेशन will not be a decisive factor to establish your expertise. If in board opinion you are eligible, you can be considered for appointment subject to ratification thereof by the shareholders in general body meeting. इसमें कोई क्वेश्चन होता पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये इसका सॉल्यूशन मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी में जो डायरेक्टर्स होने चाहिए वो मेरे फ्रेंड होने चाहिए। सर ऐसा ही होता है। ऐसा ही हो रहा है। तो एग्जामिनेशन से पहले तो यही होता है। यही होता था, ये बात। एग्जामिनेशन से पहले यही हो रहा था, लेकिन वो 1 साल की विंडो आ गई ना, तो 1 साल की विंडो के चक्कर में अभी भी थोड़ा बहुत हो पा रहा है। ठीक है।
एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। जी भैया। मिस्टर एक्स अपॉइंटेड एज आईडी, मैं सिर्फ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले। Mr. X appointed ID in ABC Limited for 3 years. Can he be reappointed for 2 years? Can he be appointed for 7 years? Yes. Okay है, Mr. X is appointed as ID in ABC Limited for 3 years. 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अब उनको अगले 7 साल के लिए रिअपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बस की बात की गई थी। भैया नहीं बन पाएगा भैया, 5 साल के लिए कर सकते हैं ना अगले 5 साल। हाँ, यहाँ पर जो रिअपॉइंटमेंट होगा केवल 5 साल के लिए होगा। जो 5-5 साल के हैं तो लॉस्ट से मैक्सिमम टेन्योर है। तो अगर एक बार आपने 5 साल की बजाय 3 साल के लिए अपॉइंट किया, तो अगली बार जब रिअपॉइंट करना होगा तो 5 साल मिलेंगे, 7 साल नहीं मिलेंगे। कमल भैया एक क्वेश्चन आपसे है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली मेरी फर्म है, हमारी फर्म है, मान लीजिए मैं, गौड़ साहब, आप सब हम पार्टनर हैं। अब गौड़ साहब मान लीजिए आईडी बन जाते हैं किसी कंपनी में, राइट? तो ही इज गोइंग टू गेट डायरेक्ट, वो जो आपकी डायरेक्टर फीस मिलनी शुरू होगी, वो डिपेंड करता है कि इस कंपनी में अच्छी ज्यादा मिलेगी, वो डिपेंड करता है। अब ऐसे केस में सिंस ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसे केस में क्या मुझे वो पैसे क्या मैं अपनी फर्म में ले सकता हूँ? एक बात। दूसरी बात, या तो मुझे इंडिपेंडेंटली लेनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन भैया, जैसे जो हम बात करते हैं कि वो पर्सनल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्या उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी भैया? सर मैं दोनों सवालों का जवाब लेता हूँ। पहले शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। जी भैया। जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है, उसके अंदर जो क्लैरिफिकेशन है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की, वो क्लैरिफिकेशन ये कहती है कि आप अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर सिंपलिसिटर बनते हैं, आई रिपीट माय वर्ड्स, डायरेक्टर सिंपलिसिटर या सिंपल डायरेक्टर बनते हैं, तो प्रैक्टिस में रहते हुए बन सकते हैं, हमसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ समझते हैं डायरेक्टर सिंपलिसिटर क्या होता है। डायरेक्टर सिंपलिसिटर वह इंडिविजुअल होता है जिसके पास कंपनी में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते और जिसको कंपनी से कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता अदर देन सिटिंग फीस। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके पास वोटिंग राइट भी है और उसको रेम्युनरेशन ही मिलता है, तो उसको अगर प्रैक्टिस में रहते हुए किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो रेगुलेशन नंबर 190 कैपिटल ए के हिसाब से इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी होगी। अब वो बात हो रहा है लोग ले नहीं रहे हैं, but for all legal purpose and practical purposes permission is required to become independent director by virtue of regulation number 190 कैपिटल ए। अब दूसरा सवाल जो आपका पहला सवाल था, जो रेम्युनरेशन मिलेगी, क्या वो रेम्युनरेशन में फर्म के नाम में ले सकता हूं? आंसर इज अ बिग नो। जैसे आप फर्म के नाम में रेम्युनरेशन लेते हैं, चाहे आप प्रोप्राइटर हो चाहे आप पार्टनरशिप में हो, it seems that rather it will indicate that you are into the practice of independent directorship, and it will further indicate that your firm is providing consultancy in the capacity of independent directorship. दोनों ही नहीं है, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के नाते आपको रेम्युनरेशन मिलती है वो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में लेनी पड़ेगी, करंट अकाउंट में नहीं आएगी। अब जो सबसे बड़ा लैप्स हो रहा है प्रैक्टिकली, हाँ जी, इसका बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा जब सीएजी के लिए अप्लाई करता हूँ? जैसे मैंने बताया, हम 4-5 बंदे पार्टनर हैं। अब गौर साहब ने, मान लीजिए आपकी बात सही है कि रेट्यूमरेशन अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, क्योंकि सैलरी तो ले नहीं रहे, डायरेक्टर सिटिंग फीस अदर सोर्स में दिखाएंगे भैया। तो कल को एज अ जब हम बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, जब हम एमईएफ फॉर्म भरते हैं, तो उस केस में सीएजी के केस में क्या वो बोल सकते हैं गौर साहब आप तो यू आर नॉट सोनली वर्किंग फॉर द फर्म, तो दैट्स व्हाई, तो आपके केस में हम एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे? इज इट अ पॉसिबिलिटी? नहीं, ऐसा होना बिल्कुल ब्लीक है। 0.001% चांसेस हैं, अगर होगा, नहीं तो होगा नहीं। रीजन है, independent director is never appointed to work for the company or to work in the company. Independent director is having a kind of monitoring role, supervisory role, or you can say a deterrent check role.
तो वहां पर वो फुल टाइम जॉब तो कर नहीं रहा, एडवाइजरी कैपेसिटी में भी नहीं है, वो तो वहां मॉनिटरिंग कर रहा है। तो जनरल मॉनिटरिंग पर्पस कैन नॉट बी इक्वेटेड विद वर्किंग फॉर होल टाइम बेसिस। तो ऐसा कोई दिक्कत वाला विषय वस्तु आना नहीं चाहिए। तो ये सिमिलर पोजीशन होती है, पीयर रिव्यू की फीस आती है, वो भी आप इंडिपेंडेंट नेम में लेते हैं। है जी, पीयर रिव्यू पीयर में रिव्यू मैनेज कर की, लेते हैं सर, हम पीयर रिव्यू में बोल देते हैं फर्म के नाम पे देते चेक, कोई दिक्कत नहीं है सर, दे देता हमारा चेक। नहीं नहीं, वो फर्म के नाम से नहीं ले सकते चेक, चेक तो आपको इंडिविजुअली लेनी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यूअर इज इंडिपेंडेंट ओनली। कौन सर? जी नितिन जी। उनके नाम नहीं ले सकते पीयर नहीं रिव्यू? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते सर। कमल भैया, इट हैज टू, मेरे हाँ जी भैया पीयर रिव्यू में क्या मैं चेक जी नितिन जी। सकता? कमल जी, नितिन जी पूछ रहे हैं कि पीयर रिव्यू की फीस क्या फर्म के नेम से ले सकते हैं? सर इंडिविजुअल के नाम से आती है। सिर्फ इंडिविजुअल के नाम से आएगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट इज स्पेसिफिक द नेम ऑफ इंडिविजुअल। अपॉइंटमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल सीए का होता है। पीयर रिव्यूअर इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट। जी जी, ठीक है सर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा जवाब दीजिएगा। जी भैया। ओरल क्वेश्चन है। हमने बात करी कि मीटिंग होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह की, तो सेबी के अंदर और कंपनी लॉ के अंदर एक खास बात लिखी है। आप लास्ट पॉइंट देखिएगा, independent directors of the company shall hold at least one meeting in a year without the attendance of non-independent directors and members of the management. All the independent directors of the company shall strive to be present at such meeting. तो ये लॉ क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को साल में कम से कम एक मीटिंग अपनी एक्सक्लूसिवली करनी है, और जितने डिपेंडेंट डायरेक्टर सभी के सभी का कोशिश करनी है कि उसमें प्रेजेंट हो। और द क्वेश्चन राइजेस, हु विल कन्वीन दिस मीटिंग? जो सबसे सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, क्या वो कन्वीन करेगा या कंपनी खुद कन्वीन करेगी? या रादर भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन, हम इसको ऐसे क्या क्या मीटिंग का नोटिस कौन इशू करेगा भैया इसका? क्योंकि जब आप बोल रहे हाँ हो वही चीज है। वही उन्होंने तो प्रेजेंट मीटिंग का नोटिस कौन इशू करेगा या कन्वीन कौन करेगा, इसके बारे में लॉ साइलेंट है। लॉजिकली क्या होना चाहिए? लॉजिकली ये होगा, जो कंपनी का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, इट विल कन्वीन द मीटिंग। तो जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है, जनरल लिस्टेड कंपनी जो होती है कोड ऑफ कंडक्ट में ही कैलेंडर तय कर लेती है कि इस कैलेंडर के अंदर आपकी मीटिंग होगी, और वर्ड लिखे हैं ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शेल स्ट्राइव। एक वर्ड लिखा है शेल, एक लिखा है वर्ड स्ट्राइव। शेल मींस मैंडेटरी, स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना। तो सभी के सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कोशिश करनी है कि मीटिंग में पहुंचना है या प्रेजेंट होना है। अब सवाल उठता है कि ऐसी मीटिंग का कोरम कैसे डिसाइड होगा? कोरम डिसाइड होगा बाय वर्च्यू सेक्शन नंबर 174, 1/3 और 2 whichever is higher as present। अब यहाँ लिखा है शेल स्ट्राइव। शेल स्ट्राइव से सवाल उठता है कि मान लीजिए मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मैंने पूरी कोशिश करी पहुंचने की, लेकिन लॉकडाउन था, पहुंच नहीं पाया मीटिंग के अंदर, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर सकते हैं वाली? आंसर इज यस। यस, बिकॉज शेल ये एक्सक्लूसिव मीटिंग है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। अब यहाँ पर एक समस्या और आती है, जो ये मीटिंग हुई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक्सक्लूसिव, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो कंपनी के लिए फेवर में होंगी, कंपनी के लिए कोई मॉनिटरिंग वाली भी होंगी। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, उसके अंदर जो फैसले लिए गए हैं, उसके अंदर जो बातें हुई हैं, उन बातों का क्या होगा? उसके मिनट्स कौन बनाएगा? उसके मिनट्स बनाया कंपनी का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस एक्सक्लूसिव मीटिंग के अंदर कोई ऐसा फैसला लिया गया है, कोई ऐसी राय बनाई गई है कंपनी के लिए जो कंपनी के लिए मटेरियल इंपैक्ट लेकर आ सकती है, तो उस वाली बात को डायरेक्टर रिपोर्ट में भी लिखा जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, ध्यान दीजिएगा वापस से इसी वाले सेंटेंस पर। इसमें लिखा गया है, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं वापस से, इसमें गया है
IDs of the company shall hold at least one meeting in a year without the presence of non-independent directors and members of the management. यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड है ईयर। तो ये वर्ड ईयर रखा गया है, इसका मीनिंग हम क्या लें? क्या ये वर्ड ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर होगा, क्या ये वर्ड कैलेंडर ईयर होगा? हाउ टू डिफाइन दी वर्ड ईयर? तो जो ये वर्ड ईयर है, इसको आप कैलेंडर ईयर डिफाइन करेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन आएगी सेक्शन नंबर 173 से। सो हर कैलेंडर ईयर के अंदर कोशिश करनी है कि एक मीटिंग एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हो ही हो। अच्छा भैया, इसमें सेम वो वाला मान लो मीटिंग हुई और कोरम नहीं हुआ तो फिर वो एक हफ्ते बाद सेम डे हिसाब से हो जाएगा या वो एडजस्टमेंट रूल सेम लगेगा, सारे लेंगे, ठीक है, सेम एडजस्टमेंट रूल। तो जहां पर भी मीटिंग के रूल्स साइलेंट होंगे वहां पर आपके रेगुलर प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, सेक्शन नंबर 173 से लेकर सेक्शन नंबर 178 तक। आगे बढ़े सर? जी भैया, जी भैया, जी भैया। एक खास चीज से बात करते हैं, थोड़ी सी टिकलिश है, फिर से बाद से केस फ्रीज। ये देखिएगा, ऊपर हमने एक बात देखी थी अभी कि पेक्यूनियरी रिलेशनशिप के अंदर कुछ वो आइटम्स भी शामिल नहीं की जाएंगी जो कि प्रिस्क्राइब की गई हो या प्रिस्क्राइब की जा सकती हो। तो एमसीए ने जून 2014 में एक सर्कुलर इशू किया और कहा गया पेक्यूनियरी रिलेशनशिप will not include transactions in ordinary course of business at arm's length price। तो बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और किसी से आप ग्रोसरी आइटम्स लेकर आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप कंपनी के अंदर ये नहीं माने जाएंगे कि आपको कोई वहां पर पिक्यूनरी रिलेशनशिप है। लेकिन बिग बाजार के मॉल ने कहा कि आप तो हमारी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आप फ्री में ले जाओ या डिस्काउंट पे आइटम ले जाओ, तो वहां पर आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। Pecuniary relationship will not include receipt of remuneration from one or more of the companies by way of sitting fees। तो sitting fees मिलना monetary relationship में कवर नहीं किया जाएगा। Reimbursement of expenses for participation in board and other meetings। तो board meeting में participate करते हो, audit committee में participate करते हो, NRC में participate करते हो, RMC meeting में participate करते हो और आपको उसके लिए खर्चा reimburse होता है, तो उसको monetary relationship में शामिल नहीं किया जाएगा। And lastly, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स। तो अगर आपको प्रॉफिट्स के कंटेक्स्ट में कमीशन मिल रहा है तो वो भी शामिल नहीं किया जाएगा। दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। लेकिन शर्त है, सच कमीशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दैट मींस शेयर होल्डर्स। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का सुज़ेन टेक्सटाइल बियरिंग्स लिमिटेड केस। उसमें भी यही बात कही गई थी कि गारंटी कमीशन अगर कोई मिलती है तो वो रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। On the same lines, this is the point also there. Profit related commission shall not be considered a part of pecuniary relationship। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन में टाइप कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप वो क्वेश्चन देखिए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कंपनी है एयर इंडिया लिमिटेड, मिस्टर एक्स फाइनेंस एक्सपर्ट है, he is traveling by Air India Limited and finance expert as IB in the company। सो जो एयर इंडिया है वो टिकट्स बेच रहा है, एयर टिकट्स बेच रहा है डिस्काउंट पर सभी कस्टमर्स को इंक्लूडिंग मिस्टर एक्स। सवाल है, कैन मिस्टर एक्स रिमेन आईडी इन एयर इंडिया?
भैया मेरे ख्याल से कोई तो दिक्कत क्या यहाँ पर वो क्या मिस्टर एक्स यहाँ पर आईडी रह सकते हैं? रह सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इट इज आप सबके साथ क्योंकि सभी कस्टमर्स को डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, हाँ जी, लेकिन अगर ये डिस्काउंट केवल और केवल मिस्टर एक्स को मिलता तो उस केस में मिस्टर एक्स यहाँ पर आईडी नहीं रह सकते थे। और इसमें एक शायद आपने जो पॉइंट बताया कि मान लीजिए वो टिकट जाने का मिल रहा होता कि टू अटेंड दैट मीटिंग, तो डिस्काउंट मिल रहा होता तो दिक्कत ही नहीं भैया, है ना? फिर तो वो रिम्बर्समेंट में आ जाता। रिवर्स में आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही था मेरा, तो आपने वो पहले पूछ लिया, तो उसी को दोबारा कर लेते हैं। अगर ये टिकट मिला होता किसी भी मैं कहूँगा ये टिकट मिला होता 0 प्राइस पर, और टिकट देने का उद्देश्य होता कि मीटिंग अटेंड करने आना है आपको, इस केस के अंदर ये वाला आइटम भी पिक्यूनरी में काउंट नहीं होता, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ओरली ले लेते हैं। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर नितिन जी बनना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और नितिन जी के पास पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो क्या नितिन जी पंजाब नेशनल बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? सर कोई दिक्कत नहीं होगी सर। आंसर इज यस। ये डिपेंड करेगा जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 10% के पेक्यूनरी रिलेशनशिप के अंदर कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमें ये ना ओवरऑल लिमिट्स देखनी है, ओवरऑल कंडीशंस देखनी है। हो सकता है कि एक शर्त में फॉल ना कर रहे हो, दूसरे में फॉल कर जाए, एंड अकॉर्डिंगली डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए या क्वालिफिकेशन से डिस्क्वालिफिकेशन में तब्दील हो जाए। एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक पॉइंट दिखाता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। इसमें आप देखिएगा ये वाली जो क्लिप सामने आ रही है, इसमें पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू बी फॉर्मलाइज्ड through issue of letter of appointment for every new or existing IDs। अब यहाँ पर सवाल जो आता है, मेरा सवाल आप माइंड में रख लीजिएगा। सवाल ये आता है कि मैं आपकी कंपनी में ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था और आपने मुझे 5 साल के लिए अपॉइंट किया था। अब अगर आप मुझे रीअपॉइंट करेंगे तो क्या फिर से मुझे आपसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? तो देना पड़ेगा। Answer is yes. For every appointment made at fresh or reappointment, letter of appointment is required। अब एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जहां पर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत पीछे हैं। अपने नेटवर्क को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी इससे हमारे सामने पैदा होती है, और वो अपॉर्चुनिटी है ड्यू डिलिजेंस की। आपको दिखाता हूं मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप देखिएगा कि क्या चीज बताने वाला हूं आपको। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप लास्ट पॉइंट देखिएगा। लास्ट पॉइंट में लिखा गया है, डेटा बैंक ऑफ आईडीज shall be maintained by Indian Institute of Corporate Affairs with disclaimer that company shall carry out its own due diligence for selection of IDs। I emphasize the words company shall carry out its own due diligence for selection of IDs। यहाँ पर कहा गया है कि IIC का काम जो है केवल डेटा बैंक मेंटेन करने का है, एग्जाम लेने का है। ये काम नहीं है IICA का कि वो चेक करे कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वे एज पर लॉ हैं या नहीं है। जो हमने कंडीशंस देखी सेक्शन 149(6) की, वो कंप्लाई हुई है कि नहीं हुई, ये चेक करने का काम IICA का नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जो कंपनीज हैं जो आईटी अपॉइंट करना चाहती हैं, जनरली इस वाले काम को, ड्यू डिलिजेंस को आउटसोर्स करती है। सो वी कैन टैप दिस पोटेंशियल आल्सो, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस, मैनेजमेंट ऑडिट का भी इसका हिस्सा बना सकते हैं। So due diligence of a person to be taken as independent director is a good potential for chartered accountant firms। कोई यहाँ तो और पूछिएगा, मेरे पास सिर्फ एक मिनट बचा, उसको कवर करके आप कमल भैया इसका मतलब तो एंड अगर हम सब मिलके कोई फर्म बना के कोई ये भी काम कर सकते हैं, सारा डाटा चेक करके उनका ड्यू डिलिजेंस करके हम किसी कंपनी को बोल भी सकते हैं कि हमने इन लोगों का ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस।
या फिर हमने काफी लोगों का ड्यू डिलिजेंस किया हुआ? हाँ बिल्कुल 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 We can do also start doing this. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, खास हम तौर लोग पे जो अभी कैटेगरी कंपनीज वाइज स्टार्ट करके रखा हुआ रेजोल्यूशन प्लान के तहत इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर जो कंपनीज रिवाइव हो रही हैं वहां पर फिर आईडीए पॉइंट होंगे, तो हो सकता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं फिर से पॉइंट करना आईडीएस को, वहां पर सीए फर्म की हेल्प मिल सकती है फॉर ड्यू डिलिजेंस। Okay, समझ गया। मैं आखिरी पॉइंट कवर करता हूँ, रैप अप करता हूँ। आप देखिएगा इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, independent directors are not liable for the acts of the company unless he himself was party to it। तो इसमें कहा गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के किसी भी ऐसे कार्य के लिए लायबल नहीं होगा जिसमें वो पार्टी नहीं था। अब जो वर्ड्स लिखे हैं वो लिखे हैं पार्टी टू इट। पार्टी टू इट का मतलब क्या है कि जो काम हुआ उसके अंदर उसका भी योगदान था, या पार्टी टू इट के अंदर ये भी बात शामिल हो जाएगी कि उसको ऐसे काम की जानकारी भी थी। So whether party to it will include even the awareness about the acts। आई बिलीव भैया जहां तक विसल ब्लोअर वाला काम तो करना पड़ेगा उसे, अगर तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो भी मीटिंग होगी उसमें ही हैज टू पुट ऑब्जेक्शन कि ये गलत काम हुआ है। अगर उसने ऑब्जेक्शन नहीं डाला तो ही इज कंसीडर्ड टू बी द पार्टी टू He इट। has to put objection। यस यस। अगर उसने नेक्स्ट मीटिंग में ऑब्जेक्शन नहीं किया तो चाहे वो काम करा जो कंपनी ने गलत किया उसमें शामिल नहीं था फिर भी शामिल माना जाएगा, बिकॉज mere silence will be taken as party Acceptance. to that very deemed culprit acceptance। activity। तो ये एग्जाम देना ना देना बहुत बात की बात है, हर कोई नहीं बन पाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट दिस एग्जाम विल बी हेल्पफुल इन वन मोर forte। Forte will be relearning many provisions of Companies Act as well as SEBI LODR, which are useful not only for taxation, domestic or international, but also for your audit report। तो मेरी तरफ से तो यही है, कोई आपका स्पेसिफिक डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। कमल भैया मैं तो आप तो हमेशा अवेलेबल है, पर मुझे लगा बहुत क्लैरिटी से समझाया कि पॉइंट को उठा के क्या क्या चीज को बहुत क्लैरिटी समझाया। गौर साहब जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने हर पॉइंट को तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म दिया और फिर वही एक्सप्लेन कर दिया, ये बहुत अच्छी चीज थी। ऐसे राइट अप है पॉइंट वाइज पढ़ा दिया गया, दैट इज डिफरेंट, बट इट हैज ब्रॉट टू द माइंड, डीप इनटू द माइंड that this is the thing। It's a very lucid, I would say, or explained version। जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो ये फील करेंगे कि सब हमने जो पढ़ा वो फाइनल है, एग्जाम Yes. देना हो तो लिखने वाले से तो एग्जाम दे लूंगा। यस एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर जितना मैंने आज पढ़ लिया है इतना तो मैं भी दे दूंगा। यस। कमल जी थैंक यू वेरी मच। सर कल के ना कोई गौर साहब विभूति जी और भुवनेश जी हैज ऑलरेडी जॉइंड अस, तो एक बार कल के सेमिनार के बारे में बता दे, राइट? उसके बारे में बता दे जो कल 4:30 बजे शुरू हुआ। दे ऑलरेडी बीन, मतलब दे पैनलिस्ट आल्सो, दे आर आल्सो लिस्टिंग, कमल जी आल्सो। तो कल इन दोनों ने बोलना है, विभूति जी ने और भुवनेश जी ने ऑन। अच्छा विभूति जी और भुवनेश जी ने बोलना है। हाँ जी कल का सेमिनार 4:30 बजे और मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। मैं ही बोल देता हूँ सर। सर विभूति जी एंड भुवनेश एडवोकेट्स एंड दोनों को कल हमारा सेमिनार 4:30 बजे शुरू होगा, और इट इज मेनली ऑन मनी लॉन्ड्रिंग लॉ एज टू एनफोर्समेंट जो लॉज होते हैं और इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं भुवनेश जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भुवनेश जी इज बोला चाहे तो मेरा भी टॉपिक है तो इसको समझना है जरूर। एक मिनट भैया, बस एक मिनट लूंगा भैया, एक मिनट। भुवनेश जी advocate to Supreme Court and High Court and is also representing CBIC also. He's a senior counsel with CBIC. Same Vibhuti ma'am is a senior counsel to CBDT. She is appearing in the Delhi High Court on behalf of CBDT, और she is advocates on record also, और they are wonderful speakers. We already हमने सर अगर व्हाट्सएप आपने अगर फोटो देखी तो पहचान लेंगे, they already हमारे ईस्ट एंड में भी आ चुके हैं और NIRC के फोरम में 3-4 बार बोल चुके हैं, और they are both are wonderful speakers। और कल अनिल अग्रवाल जी जो सर वो भी PMLA दिखते हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई थी, जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन है। आई हैव रिक्वेस्टेड हिम दैट ही इज गोइंग टू चेयर दैट सेशन। और कमल भैया आपके पास भी अगर टाइम हो तो प्लीज कम देयर टू लिसन टू दिस पीपल, राइट सर? दे आर वंडरफुल। If I can speak for 1 minute.
हाँ भुवनेश भैया बोलो ना, फोटो भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो मेरा कैमरा, because I'm using the phone, मेरा कैमरा नहीं चल रहा है. But thank you so much for the kind words. And we heard the session today pura, and very good session, very very informative. And thank you so much. Hopefully tomorrow we'll be able to give, hopefully be as informative as it was today. Thank you, Vibhuti. Maybe it will be. Ramesh ji, Bhunesh ji. Thank you भैया, thank you भैया, thank you Kamal भैया. Thank you. Thank you, Nitin. Thank Thank you, you, thank you very much. Sir, sir conclude So कर ले. Kamal ji, thank you very much. Thank you very much. Thank you all the participants. So let us meet tomorrow. Thank you. And Sir. Let us meet tomorrow. let us meet tomorrow at 4:30. Right sir. Right, Thank sir. you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, Thank you sir. Thank you Kamal भैया. Okay. Okay.